हाँ भाई, पहले के वीडियो में हमने देखा था विसरण के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है पादप जल संबंध के अंदर वो है परासरण। परासरण को बोलते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस, देखो परासरण भी एक प्रकार का विसरण है। परासरण खुद एक विसरण का एग्जाम्पल है, यानी ये विसरण है, लेकिन परासरण और विसरण में थोड़ा सा डिफरेंस है। परासरण की डेफिनेशन की बात करें, नंबर 1 पहली डेफिनेशन, परासरण के अंदर जो होते हैं विलायक, विलायक और विलायक जो होता है वो होता है सार्वत्रिक विलायक के रूप में काम आता है जल। जल एक सार्वत्रिक विलायक है। तो विलायक का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, उस घटना को बोलते हैं परासरण। पर इसमें ये चीज़ें तो हमने विसरण में बताया था कि चीज़ों का अधिक सांद्रता से किधर की ओर जाना, कम सांद्रता की ओर जाना, उसे बोलते हैं विसरण। तो फिर विसरण और परासरण में डिफरेंस क्या हुआ? तो परासरण के अंदर हम एक नई चीज़ों की बात करना चाहते हैं कि परासरण में जो है अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर, किसमें होकर? अर्धपारगम्य झिल्ली, इसमें होकर पदार्थों का, विलायक का अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाना। तो विसरण में तो क्या था? अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाना, लेकिन परासरण में क्या आ गई बीच में? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो डेफिनेशन बन गई इसकी सीधी सी, विलायक या जल का अपनी अधिक सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर कम सांद्रता की ओर जाना, उस घटना को बोलते हैं परासरण। तो यहाँ जल किधर से किधर जा रहा है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, किसकी? अपनी। सपोज दैट, जैसे मैं कहूँ कि मान लो इस बीकर के अंदर 15 ml जल है और यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया दूसरे बीकर के साथ। ये बीकर A है, ये बीकर B है। इस बीकर में माना कि इसमें जो है 10 ml जल है, बीकर नंबर B 10 ml जो है इसमें जल है। यहाँ पे हमने कनेक्ट किया, बीच में लगा दिया अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अब देखो नियम क्या कह रहा है परासरण का कि जल किधर से किधर जाएगा? अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर। तो इसका मतलब जल 15 ml से 10 ml की ओर जाएगा, इसका मतलब A से B की ओर जाएगा। ये घटना क्या कहलाएगी? परासरण। एक डेफिनेशन। डेफिनेशन नंबर 2, गौर करना इस पर, डेफिनेशन नंबर 2 पर। अब देखो इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से बोलना चाहूँ। कंडीशन ये है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, लेकिन यदि यहाँ पर मैं विलयन के बेस पर बात करना चाहूँ, विलयन बराबर क्या होता है आप जानते होंगे? विलयन बराबर होता है विलायक प्लस विलेय। यदि विलायक में विलेय मिला दिया जाए तो बन जाता है विलयन। विलेय क्या होता है? जो घुलता है, और विलायक क्या होता है? जो घोलता है। सपोज दैट हम नमक को पानी में घोलें तो नमक घुलता है और पानी घोलता है, तो वो बन गया दोनों का, नमक का पानी जो बना वो कहलाएगा विलयन। क्लियर है? तो अब विलयन की हम ये बात करना चाहें, विलयन के बेस पे सोचना चाहें कि विलयन के आधार पर विलायक किधर से किधर जाता है। तो देखो पहले विलयन के बेस पे हम देखें। माना कि सपोज दैट हमारे पास ये एक विलयन है, एक ये विलयन बनाया हमने, इसमें जल था और इसमें हमने 5 चम्मच चीनी ऐड की। चीनी विलेय के रूप में काम करेगी। एक दूसरा A, एक दूसरा B बीकर, इसमें हमने 2 चम्मच चीनी ऐड की, 2 चम्मच चीनी। क्लियर बात है जल में। अब देखो कंडीशन देखो, ये इन दोनों के अंदर, इसमें 2 चम्मच, इसमें 5 चम्मच विलयन बन चुका, इसमें हमने चीनी ऐड कर दी पानी में, इसमें भी। अब कंडीशन देखो, ये वाला विलयन कैसा होगा? सोचो, इसकी तुलना में ये गाढ़ा होगा, क्योंकि इसमें विलेय की मात्रा कितनी है? 5 चम्मच। इसमें इसकी तुलना में ये क्या होगा? पतला। ये तो हमारी सामान्य भाषा में बोला हमने। क्लियर है? अब केमिस्ट्री के बेस पे बोलना चाहिए। केमिस्ट्री के बेस पर हम ये कहते हैं कि जिसके अंदर विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है उसकी सांद्रता ज़्यादा होती है। तो इसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा है। केमिस्ट्री कहती है कि किसी विलयन की सांद्रता जो होती है वो विलेय की मात्रा के समानुपाती होती है, यानी विलेय की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगी उस विलयन की सांद्रता भी क्या होगी? ज़्यादा। तो यहाँ पर विलेय की मात्रा कितनी है? 5 चम्मच। यहाँ पर कितनी है? 2 चम्मच। इसका मतलब इसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा है। तो ये कैसा विलयन होगा? ये सांद्र विलयन होगा, सांद्र, ज़्यादा सांद्र विलयन। और ये वाला विलयन, इसकी सांद्रता कम है इसकी तुलना में, तो ये विलयन कैसा होगा? तनु। कैसा होगा? तनु। हमारी भाषा में बोलते हैं हम गाढ़ा पतला, केमिस्ट्री में बोलते हैं जो पतला होता है उसको तनु और जो गाढ़ा होता है उसको सांद्र। अब देखो इसमें सोचो कि जल किधर से किधर गया,
इसकी सांद्रता ज़्यादा है, सांद्रता ज़्यादा है, अधिक के लिए चिन्ह लगा दिया। इसकी सांद्रता इसकी तुलना में क्या है, कम है, तो इसके लिए मैं सांद्रता कम है। अब यहाँ मान लो हमने इन दोनों के बीच में पहले की तरह कनेक्शन किया और अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई, तो अब जल किधर से किधर जाएगा। तो देखो यहाँ सोचने की बात है, यहाँ सांद्रता इसकी ज़्यादा है, इसकी सांद्रता कम है। जल के बेस पे सोच के देखो, यहाँ इसमें जल की मात्रा ज़्यादा कम होगी, क्योंकि यहाँ विलेय ज़्यादा है, तो विलायक क्या होगा, कम होगा। यहाँ विलेय कम है, तो इसका मतलब यहाँ जल की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा। और आपने अभी अभी एक परिभाषा दी थी कि जल हमेशा किधर से किधर जाता है, अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर। तो अब देखो यहाँ जल की मात्रा यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है, तो जल किधर से किधर जाएगा, बी से ए की ओर, बी से ए की ओर। लेकिन जल तो वही फॉलो कर रहा है, अपनी अधिक मात्रा से किधर आ रहा है, कम मात्रा की ओर। क्लियर बात है। लेकिन यदि हम सोचें तो यहाँ क्या कहा मैंने, इसकी सांद्रता क्या है, अधिक, और इसकी सांद्रता क्या है, कम। तो बताओ इस हिसाब से देखोगे तो जल किधर से किधर आया, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, जबकि यहाँ क्या बोल रहे हो आप, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। ये क्या गड़बड़ चल रही है, यहाँ अंतर है। ये सांद्रता किसकी है, विलयन की, किसकी है, विलयन की। तो विलयन के आधार पर यदि हमें बोल के देखें, विलयन के बेस पर बोल के देखें, तो जल ही जा रहा है। और जल किधर से किधर जाता है भैया, विलयन की, विलयन के आधार पर सोच के देखो, विलयन की कौन सी सांद्रता से, कम सांद्रता से, विलयन की कौन सी सांद्रता, कम सांद्रता से किधर की ओर, अधिक सांद्रता की ओर, विलयन की। तो क्लियर बात है। तो दो परिभाषा बन गई। विलायक के बेस पे बोले तो जल हमेशा अपनी खुद की अधिक मात्रा से किधर जाता है, कम मात्रा की ओर। लेकिन जब हम कोई विलयन के आधार पर सोच के देखें, तो आप ये जानते हो कि गाढ़ा विलयन होगा, गाढ़े विलयन में जल की मात्रा क्या होगी, कम, और पतले विलयन में जल की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा। तो पतला और गाढ़ा कोई होगा तो जल किधर से किधर जाएगा, पतले से गाढ़े की तरफ, पतले से गाढ़े की तरफ, क्योंकि पतले में जल की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा, और गाढ़े में जल की मात्रा क्या होती है, कम। तो पतले विलयन को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं हम, कम सांद्रता, और गाढ़े को क्या बोलते हैं, अधिक सांद्रता। तो जल पतले से गाढ़े की तरफ जाता है ना, तो किधर से किधर जाएगा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, किसकी, विलयन की। तो जल किधर से किधर जाता है, विलयन की कम सांद्रता से अर्धपारगम झिल्ली में होकर अधिक सांद्रता की ओर जाना, उसे क्या बोलते हैं, परासना। तो दो डेफिनेशन आ गई। विलायक के बेस पे बोले तो विलायक की खुद की अधिक सांद्रता से किधर की ओर जा रहा है, कम सांद्रता की ओर। विलयन के आधार पर सोच के देखें तो विलयन की किधर से को जा रहा है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो ये तो परासना की डेफिनेशन थी। क्लियर बात है। यदि मैं मान लो यहाँ पर एक बात करना चाहूँ, सपोज दैट कि मान लो यहाँ पर मैंने एक बीकर फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क के नीचे यहाँ पर लगा दी मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली, और इसके अंदर भर दिया मैंने गाढ़ा विलयन, कौन सा विलयन, गाढ़ा, और इसके बाहर भर दिया मैंने पतला विलयन। केमिस्ट्री के अनुसार बोलो तो इसको कौन सा विलयन बोलोगे, सांद्र विलयन, और इसको कौन सा विलयन बोलोगे, तनु विलयन। इस तनु विलयन में, पतले विलयन में जल की मात्रा क्या है, इसमें जल की मात्रा क्या है, ज़्यादा, और गाढ़े में जल की मात्रा क्या है, कम। अब बताओ आपका नियम क्या कहता है, जल हमेशा किधर से किधर जाता है, खुद की अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर, यानी तनु विलयन से किधर की ओर जाएगा, गाढ़े विलयन की ओर। तो इसका धीरे धीरे इसका क्या हो जाएगा, पाठ्यांक बढ़ने लग जाएगा। तो ये घटना कौन सी होगी, परासरण। कौन सी होगी, परासरण। तो परासरण के अपने पास दो डेफिनेशन आ गई। नंबर एक डेफिनेशन, जल के आधार पर सोचे तो जाता हमेशा जल है, चाहे कोई विलयन हो उसमें भी जल ही जाएगा। लेकिन यहाँ जल खुद की अधिक मात्रा से किधर जाता है, कम मात्रा की ओर, किस में होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर। लेकिन विलयन के आधार पर सोचे तो जल ही जाता है, लेकिन विलयन की कौन सी सांद्रता से, कम सांद्रता। कम सांद्रता का मतलब पतला विलयन से किधर की ओर, गाढ़े विलयन की ओर, अधिक सांद्रता की ओर। तो ये परासरण की हमारे पास दो डेफिनेशन है, एक तो विलायक के बेस पे और एक विलयन के बेस पे। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। देखना यहाँ पे गौर से,
यहाँ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता है, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता। लेकिन अंतर क्या है, विलयन के आधार पर। किसके आधार पर, विलयन के आधार पर। क्लियर बात है। अब परासरण के हम देखें प्रकारों के बारे में। परासरण जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो लाओ कंडीशन नंबर बात करें हम। चलो हम बात करते हैं परासरण के प्रकार। तो परासरण जो हैं उनको दो प्रकारों में बांट दिया। परासरण के प्रकार दो प्रकारों में परासरण को डिवाइडेड किया गया है। एक होता है बाह्य परासरण और एक होता है अंतः परासरण। बाह्य परासरण को बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, ओस्मोसिस, और एक होता है अंतः परासरण जिसे बोलते हैं एंडोओस्मोसिस, एंडोओस्मोसिस। देखो बायोलॉजी में एक्सो शब्द और एंडो शब्द बार बार काम आते हैं। एक्सो हमेशा बाहर की तरफ और एंडो हमेशा अंदर की तरफ इंडिकेट करता है। तो देखो क्या है बाह्य परासरण और अंतः परासरण। परासरण क्या कहता है, पहले तो परासरण का नियम, जल हमेशा अपनी अधिक सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर कम सांद्रता की ओर जाता है। अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखें हम, एक एक्सपेरिमेंट लें। माना कि हमने यहाँ पे एक जो है बीकर लिया और उस बीकर के अंदर हमने गाढ़ा विलयन भर दिया, यानी चाशनी भर दी है। मानो आप, चाशनी का मतलब गाढ़ा विलयन, जिसमें विलय की मात्रा ज़्यादा है और विलायक की मात्रा कम है। इस गाढ़े विलयन के अंदर हमने रख दिया अंगूर। क्या रख दिया, अंगूर। ये अंगूर रखा। अब परासरण का नियम क्या कहेगा कि जल हमेशा किधर से किधर आता है, अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर। तुलना करो इसके अंगूर के अंदर, अंगूर में शर्करा होती है, तो अंगूर में शर्करा की मात्रा क्या है, बाहर की चाशनी की तुलना में क्या है, कम है। तो अंगूर में इसका मतलब जल की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और गाढ़े विलयन में जल की मात्रा क्या है, कम। अब लगाओ जल किधर से किधर आता है परासरण नियम से, अधिक से कम की ओर। तो जल किधर आएगा, अंगूर से चाशनी की ओर। अंगूर से किधर आएगा, चाशनी की ओर, जिससे अंगूर क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। यानी जल किधर आ रहा है, बाहर ना। इस घटना को बोलेंगे बाह्य परासरण। जब किसी कोशिका में से जल बाहर की तरफ आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, बाह्य परासरण। और इसका एग्जाम्पल कौन हुआ, शर्करा के गाढ़े घोल में, चीनी के गाढ़े घोल में अंगूर का पिचकना। तो अंगूर का पिचकने के कारण परासरण है। और कौन सा परासरण कहलाएगा, ये बाह्य परासरण। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम, अंतः परासरण। देखो लाओ, हमने यहाँ पर भरा पानी, शुद्ध जल। शुद्ध जल कैसा होता है, पतला, तनु, तनु बोलूँ केमिस्ट्री में, या हमारी भाषा में बोलूँ पतला। और यहाँ पर हमने एक रख दी किशमिश, और किशमिश में, किशमिश मीठी होती है क्योंकि किशमिश के अंदर क्या होती है, चीनी, शर्करा। सीधी सी बात है, शर्करा है। तो इसका मतलब किशमिश के अंदर पानी तो नहीं है। तो किशमिश के अंदर जल की मात्रा क्या है, ज़्यादा कि कम, कम। और बाहर जल की मात्रा क्या है, ज़्यादा। नियम क्या कहता है परासरण का, जल किधर से किधर जाता है, अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर। तो जल किधर जाएगा, किशमिश के अंदर। तो किशमिश क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो ये भी एक परासरण का प्रकार है ना। लेकिन यहाँ जल किधर जा रहा है, कोशिका के अंदर। तो कोशिका के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर अंदर की तरफ जाना जल का, क्लियर बात है, तो उसे बोलते हैं अंतः परासरण। तो अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर कोशिका से जल बाहर आना, वो तो कहलाएगा बाह्य परासरण। और अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर जल का कोशिका के अंदर जाना, वो कहलाएगा अंतः परासरण। दोनों के एग्जाम्पल क्या है, बाह्य परासरण का एग्जाम्पल तो क्या हो गया, अंगूर का शर्करा या चीनी के गाढ़े घोल में क्या होना, पिचकना। शर्करा के गाढ़े घोल में पिचकना, ये तो किसकी वजह से होता है, परासरण की वजह से। कौन से परासरण की वजह से, बाह्य परासरण की वजह से। और किशमिश का जल में फूल जाना, ये कौन से परासरण की वजह से होता है, अंतः परासरण। तो परासरण कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, बाह्य परासरण और अंतः परासरण। सपोज एक एक्सपेरिमेंट और देखते हैं। मान लो पहले मैं थोड़ा सा एक विलयन की बात और कर दूँ आपसे। जैसे मैं कुछ विलयन बोलूँगा तो विलयन केमिस्ट जो है बायोलॉजी के अनुसार कुछ 3 प्रकार के विलयन है। केमिस्ट्री में तो 2 प्रकार के होते हैं, तनु और सांद्र। बायोलॉजी में 3 प्रकार के विलयन होते हैं। एक विलयन होता है अल्प परासरी, अल्प परासरी। एक होता है समपरासरी
और एक होता है अति पराशरी। ये 3 प्रकार के विलयन हैं। इसे बोलते हैं हाइपोटोनिक, इसे बोलते हैं हाइपरटोनिक और इसे बोलते हैं आइसोटोनिक। अब देखो क्या है, मान लो मैं कोई बात करना चाहूँ किसी चीज़ की, देखो बात करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मैं 2 व्यक्तियों की बात करना चाहूँ, सुंदरता की बात, 2 व्यक्ति गोरे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक उसकी तुलना में ज़्यादा गोरा है। पहले बोलना चाहे दोनों गोरे हैं, लेकिन फिर हम दोनों की तुलना करना चाहें और बोलें कि ये उसकी तुलना में ज़्यादा गोरा है। ज़्यादा गोरा है या कम गोरा है दोनों गोरे पर ज़्यादा और कम। ऐसे ही मैं विलयन की बात करना चाहूँ, मैं यहाँ जो विलयन बना रहा हूँ उसकी तुलना मैं कोशिका के अंदर भरे हुए कोशिका रस से करता हूँ। कोशिका के अंदर भरा है कोशिका रस, इस कोशिका रस से तुलना कर रहा हूँ बाहर बनाए गए विलयन की। किससे तुलना हो रही है? कोशिका रस से। देखो मान लो ये मैंने कोई विलयन बनाया, ये विलयन बनाया और ये कोशिका के अंदर कोशिका रस भरा है। अब मान लो कि बाहर का विलयन जो है वो पतला है और कोशिका के रस का विलयन, कोशिका रस जो है वो कैसा है? गाढ़ा। तो किसकी सांद्रता ज़्यादा होगी? कोशिका के रस की सांद्रता क्या होगी? ज़्यादा। और बाहर के विलयन की सांद्रता क्या होगी? कम। तो इस विलयन की तुलना किससे की हमने? कोशिका रस से। तो बाहर का विलयन जो है वो पतला है, तो ऐसे भारी विलयन को बोलेंगे हम अल्प पराशरी। क्या बोलेंगे? अल्प पराशरी। तो किसकी सांद्रता ज़्यादा है? कोशिका रस से सांद्रता ज़्यादा है कम है? कम है। भारी विलयन की सांद्रता कोशिका रस से क्या है? कम। तो ऐसे विलयन को कौन सा विलयन बोलेंगे? अल्प पराशरी। अल्प मतलब कम, तो अल्प पराशरी। क्लियर बात है? यानी कोई विलयन पतला होगा ना कोशिका रस से, तो क्या कहलाएगा? अल्प पराशरी। मान लो कि एक विलयन हमने चाशनी बनाई, चाशनी में क्या ज़्यादा डालेंगे? चीनी ज़्यादा डालेंगे, यानी विलय की मात्रा ज़्यादा, गाढ़ा विलयन तैयार करें, गाढ़ा। और ये कोशिका रस। अब कोशिका रस इसकी तुलना में क्या है? कोशिका रस इस विलयन की तुलना में क्या है? पतला है और ये गाढ़ा है। सीधी सी बात है। तो अब देखो इसकी सांद्रता, बाहरी विलयन की सांद्रता बाहरी विलयन की, बाहरी विलयन और किसके बीच में चल रही लड़ाई? कोशिका रस के बीच में। कोशिका रस, यहाँ बाहरी विलयन और कोशिका रस। अब चिन्ह बताओ किसकी सांद्रता ज़्यादा है, किसकी कम है? यहाँ देखा आपने तो यहाँ बाहर का विलयन पतला था, अंदर का गाढ़ा था, तो किसकी सांद्रता ज़्यादा थी? कोशिका रस की सांद्रता क्या थी? ज़्यादा। तो ऐसा विलयन कौन सा विलयन कहलाया? अल्प पराशरी। यहाँ कोशिका रस से तुलना करी आपने, यहाँ कोशिका रस तो कैसा है? पतला, और बाहरी विलयन कैसा है? गाढ़ा। तो बाहरी विलयन कैसा है? गाढ़ा, यानी इसकी सांद्रता क्या है? ज़्यादा। तो ज़्यादा है, ज़्यादा को क्या बोलते हैं हम? अति। तो ये कहलाएगा अति पराशरी। यानी जिस विलयन की सांद्रता कोशिका रस से क्या हो? ज़्यादा, वो कौन सा विलयन कहलाएगा? अति पराशरी। जिस विलयन की सांद्रता कोशिका रस से क्या हो? कम, कोशिका रस की सांद्रता कम है और विलयन की सांद्रता भारी विलयन की सांद्रता कम है और कोशिका रस की सांद्रता क्या है? ज़्यादा, तो वो कहलाएगा अल्प पराशरी। और एक होता है समपराशरी, कि बाहर के विलयन की सांद्रता और कोशिका रस की सांद्रता कैसी हो? बराबर, तो उसे क्या बोलेंगे? समपराशरी। तो विलयन कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। सोचो, मान लो ये अंगूर था, इसको हमने रखा गाढ़े घोल में। बताओ ये विलयन कौन सा विलयन कहलाएगा? गाढ़े वाला। जल बाहर आ रहा है ना, और ये विलयन कौन सा विलयन कहलाएगा? इनके आधार पर सोचोगे तो अति पराशरी। कौन सा विलयन कहलाएगा? अति पराशरी। कौन सी घटना घटी थी इस टाइम? इस प्रकार के पराशरण को कौन सा पराशरण कहा था आपने? बाह्य पराशरण। तो कंपटीशन का एक सवाल तैयार हो गया कि कौन से विलयन में रखने पर बाह्य पराशरण होगा। एक सवाल तो ये बन गया विलयन का प्रकार, कि कौन से विलयन में रखने पर। तो कौन से विलयन में रखने पर होता है? अति पराशरी में। अति पराशरी का मतलब गाढ़ा। गाढ़े में रखोगे तभी अंगूर पिचकेगा, पानी में रखोगे तो अंगूर नहीं पिचकेगा। क्लियर बात है? अब सवाल नंबर 2 घुमा के दूसरी तरीके से पूछा जाएगा, अति पराशरी विलयन में रखने पर कौन सा पराशरण होगा? बाह्य पराशरण, अंतः पराशरण? बाह्य पराशरण। क्लियर बात है?
तो एक ही चीज़ से दो सवाल खड़े हो गए। अब दूसरी चीज़ सोच के देखो, किशमिश का एग्जाम्पल याद रखो। किशमिश को आपने किस में रखा था? पानी में। सही बात है ना। पानी कैसा था? पतला, यानी कौन सा विलयन था? अल्प पराशरी। कौन सा विलयन है? अल्प पराशरी। और हुआ क्या था? जल कहाँ गया था? अंदर, यानी कौन सा पराशरण हुआ था? अंतः पराशरण। तो बताओ किशमिश का फूलना, किशमिश को कौन से विलयन में रखा जाए? अल्प पराशरी विलयन में। तब कौन सी घटना होगी? अंतः पराशरण। तो अल्प पराशरी विलयन में कोशिका रखी जाए तो कौन सा पराशरण होता है? अंतः पराशरण। क्लियर बात है। एक टॉपिक से दो सवाल खड़े हो सकते हैं, या तो पराशरण का प्रकार पूछा जा सकता है या विलयन का प्रकार पूछा जा सकता है। जैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट की ओर बात करके देखते हैं हम। मान लो ये हमने आलू लिया, आलू को बीच में से काटा और काट के आलू के बीच में हमने एक ऐसा गड्ढा तैयार कर दिया, ये गड्ढा बना दिया और यहाँ आलू के इस गड्ढे के अंदर वो भर दिया हमने अति पराशरी विलयन। कौन सा विलयन? अति पराशरी। अति पराशरी का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। कैसा? गाढ़ा। बाहर भर दिया हमने कौन सा विलयन? अल्प पराशरी। इसको आप क्या बोलते हो? पतला। अब बताओ अंतः पराशरण होगा कि बाह्य पराशरण होगा? तो इसके लिए आप सीधा सा लॉजिक लगाओ। अति पराशरी गाढ़े विलयन में जल की मात्रा क्या होती है? कम। और पतले विलयन में जल की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा। और जल हमेशा पराशरण के नियम से किधर से किधर आता है? अधिक से कम की ओर। अधिक किधर है? बाहर। और कम किधर है? अंदर। तो जल किधर जाएगा? अंदर। बताओ इस घटना को कौन सा पराशरण कहोगे? बाह्य पराशरण या अंतः पराशरण? अंतः पराशरण। क्लियर है ना। तो पराशरण दो प्रकार के हो गए, बाह्य पराशरण और अंतः पराशरण। बाह्य पराशरण किसे कहेंगे? कोशिका में से होकर जल का बाहर आना। कौन सी झिल्ली में होकर? अर्धपारगम झिल्ली में होकर। कोशिका की अर्धपारगम झिल्ली में होकर जल का अंदर जाना क्या कहलाएगा? अंतः पराशरण। बाह्य पराशरण कौन से विलयन में होता है? अति पराशरी विलयन में। जब गाढ़े घोल में रखोगे ना तभी जल कहाँ आएगा? बाहर। और बाह्य पराशरण अंतः पराशरण कौन से विलयन में होगा? अल्प पराशरी, मतलब हमारी भाषा में कौन सा विलयन? पतला विलयन। क्लियर बात है। तो ये था पराशरण के प्रकार। अब नेक्स्ट बात करें पराशरण का महत्व क्या है, ये पराशरण आता क्या काम है। तो लालाओ कंडीशन सीधी सी है, पराशरण जो है उसके हमारे जीवन में बहुत योगदान होता है। एक जो जड़ है, और आपने पढ़ा होगा जड़ों के बारे में कि जड़ों के अंदर मूल रोम पाई जाती हैं और ये मूल रोम ही क्या करती हैं? जल को ग्रहण करती हैं। तो मिट्टी के कणों के बीच में से जल जो है वो मूल रोमों में जाता है। वो कौन से नियम से जाता है? पराशरण के नियम से। तो मूल रोमों में जल का प्रवेश पहला महत्व है। मूल रोमों में मिट्टी में से जल का, मिट्टी से मूल रोमों में मिट्टी से जल का प्रवेश किसके नियम से होता है? पराशरण के नियम से। नियम महत्व नंबर 2, जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसमें भी पराशरण का महत्व होता है। वाष्पोत्सर्जन में भी। नंबर 3, कोशिका को फूली बनाए रखने के लिए भी पराशरण का महत्व होता है। फूली को बोलते हैं स्फीतता। तो कोई भी कोशिका की स्फीतता बनाए रखने में पराशरण का योगदान होता है। तो ये कोशिश जो है पराशरण के इम्पोर्टेंस हैं कि पराशरण जो है वो क्या काम करता है। क्लियर बात है। तो ये टॉपिक हुआ अपना पराशरण। तो ये पराशरण की हमने बात कंप्लीट की। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस होगी जो